श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी को नव दुर्गा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी दिव्य कृपा बरसाएं, सबका मंगल हो, इस सृष्टि का कल्याण हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक कुंडली लेकर आए हैं जिसका हमें अध्ययन करना है और आप भी अपने दिव्य ज्ञान से हमारा इसमें सहयोग करेंगे और इस कुंडली का हम लोग आपस में मिलकर अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इस जातक के भाग्य के सितारे क्या कहते हैं। किसी की पहचान छुपाने के लिए उसके नाम और उसके डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं, बस ये चार्ट है और उससे संबंधित जानकारी है। बस इसी के आधार पर हमें इस जन्म चक्र का अध्ययन करना है। तो आइए समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध, जो कि द्वितीय भाव में 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में जाकर बैठे हुए हैं और लग्न में ही गुरु बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि लग्न में गुरु का बैठना ही बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु जो है नैसर्गिक रूप से एक अत्यंत शुभ ग्रह है और गुरु जैसे शुभ ग्रह का लग्न में बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर हाँ, यह ध्यान रखने की बात है कि गुरु जहां भी बैठते हैं उस स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं। जहां दृष्टि डालते हैं उसको मालामाल कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि गुरु, चूंकि ये लग्न यानी हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, तो हमारे शरीर का गुरु बहुत ध्यान नहीं देंगे और गुरु एक बहुत भारी भरकम बहुत ही बड़ा ग्रह है। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से बात करें तो जैसा कि हम देखते हैं कि भौतिक रूप से गुरु बहुत ही बड़ा ग्रह है और उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना ज्यादा है कि वो अब जितनी भी उल्का पिंड या जो भी चीजें हमारे आसमान में गिरती रहती हैं, उनकी बारिश होती रहती है, उन सभी को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अन्यथा पृथ्वी पर बाकी जो उल्का पिंड है वो आकर गिरेंगे, अन्य ग्रहों पर गिरेंगे। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर गिरेंगे तो पृथ्वी में बहुत नुकसान हो सकता है। पर गुरु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उन सभी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है। सेम वही चीज यहाँ पर गुरु के बैठे होने से होगी कि जब भी गुरु प्रथम स्थान में बैठते हैं तो अपना ध्यान तो नहीं रखेंगे, पर दुनिया की उनको चिंता रहती है, दुनिया का ध्यान रखते हैं, दूसरी चीज को ध्यान रखते हैं। मतलब यह जातक दूसरे की परेशानियां अपने ऊपर लेता रहता होगा और स्वयं अपना ध्यान कभी नहीं देता होगा। और गुरु चूंकि बहुत ही भारी भरकम ग्रह है तो ये अपने गुणों को यानी भारी भरकम यानी शरीर को थुलथुला यानी मोटा कर देगा, भारी भरकम शरीर कर देगा। ज्यादा खाने की आदत, ज्यादा मीठा, गुरु जो है मीठा खाने की आदत हो जाती है, तो मीठा खाना, आलसी स्वभाव होना, तो इस प्रकार से इनका ही स्वभाव होगा और ये अपना ध्यान नहीं रखते होंगे और ये धीरे धीरे करके मोटे हो जाएंगे। चलिए देखिए, लग्न का मान 15 डिग्री है, यानी 15 अंश पे 15 डिग्री पे जो होता है कोई भी ग्रह या कोई भी भाव जो होता है वो बहुत बलवान होता है। तो लग्न अत्यंत बलवान है और गुरु का बैठना अत्यंत शुभ है। ये अलग बात है कि अपना स्वयं का ध्यान नहीं देते हैं, पर ऐसे व्यक्ति, गुरु का लग्न में बैठना ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही सदाचारी और सत्यवादी होते हैं। बाकी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि अब इस गुरु और लग्न भाव पर किसकी दृष्टि है। इस पे शनि की दृष्टि है। इस पे हम आगे भी सप्तम स्थान में जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इस गुरु पर और लग्न स्थान पर शनि की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि लग्न स्थान पर और गुरु पर आती है, जिसके कारण गुरु और प्रथम स्थान पीड़ित भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय स्थान को। अच्छा देखिए कि गुरु की दृष्टि अब कहाँ है। गुरु 1 2 3 4 5 पंचम स्थान, जो कि संतान भाव होता है, तर्क शक्ति का भाव होता है, विद्वता का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, वहां पर पढ़ रहा है। ये भाग्य से नौवें स्थान, लग्न से 9वां स्थान भाग्य का होता है, 9वें से 9वां ये पंचम स्थान होता है कुंडली का। तो ये भी एक तरह से भाग्य स्थान ही कहा जाता है। इसकी बहुत महत्व है इस कुंडली में। हर कुंडली में पंचम स्थान का अत्यंत महत्व होता है और वहां पर गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ कारक मानी जाती है और गुरु पुत्र कारक भी होते हैं। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पढ़ना यानी पुत्र संतति की ओर इशारा करता है कि पुत्र संतति तो अवश्य ही गुरु देंगे ही देंगे इनकी कुंडली में। चलिए, साथ ही साथ गुरु की सीधी दृष्टि जो है
180 डिग्री पर बैठे हुए सप्तम भाव के, तो सप्तम भाव में अपनी ही राशि को, 9 नंबर राशि धनु राशि को, अपनी ही राशि को देखते हैं, तो इस भाव को मजबूत करते हैं। और यहाँ पर शनि पर भी इनकी दृष्टि है। शनि जो कि अष्टमेश और नवमेश होते हैं, भाग्य कारक हैं और आयु और मृत्यु के स्वामी और कारक भी है, तो उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है और शनि की भी दृष्टि लग्न और गुरु पर पड़ती है। तो यहाँ पर दृष्टियों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसके अलावा गुरु की दृष्टि नवम भाग्य और पिता के भाव पर भी पड़ती है, जिसके कारण गुरु इनको बहुत ही अच्छा भाग्य देंगे। और साथ ही साथ चंद्रमा पर भी इनकी दृष्टि है, तो चंद्रमा चूंकि द्वितीय धन भाव के स्वामी है, तो धन भाव के स्वामी चंद्रमा पर जब इनकी दृष्टि जाती है तो चंद्रमा मजबूत होगा, उसको बल मिलेगा, मानसिक संतुलन सही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा विचारों को भी कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा मन है। तो चूंकि यहाँ पर चंद्रमा राहु से पीड़ित है, इसलिए गुरु की दृष्टि उसको सहायता पहुंचाएगी, चंद्रमा को सहायता पहुंचाएगी। और साथ ही साथ द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो द्वितीय भाव को भी बलवान करेगी, जो कि वाणी का भाव है और धन का भाव है। चलिए, इस प्रकार से गुरु की दृष्टियों को हमने जान लिया और उसके परिणामों को भी जान लिया। हम आते हैं कुंडली के द्वितीय भाव पर, जहां पर 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि बैठी हुई है और वहां पर बुध, सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। और यह बुध जो कि लग्न के ही स्वामी यानी लग्नेश द्वितीय स्थान पे जाना, लग्नेश का द्वितीय स्थान पे जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि लग्न अपने आप में भी धन का कारक भी होती है। और उसके स्वामी अगर धन भाव में जाते हैं तो ये धन या खासकर पैतृक संपत्ति, अपने द्वारा कमाई हुई संपत्ति, इकट्ठा हुई संपत्ति को द्योतक होता है। तो यहाँ पर बैठ के उसका उपभोग और उपभोग की बात होती है कि वहां पर उसका इनको बहुत ही अच्छा जो है उसका परिणाम मिलेगा और उस संपत्ति को ये प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर मंगल बैठे हुए 27 डिग्री के मंगल, लगभग कहना चाहिए कि बहुत परम नीच के मंगल बैठे हुए हैं। तो ये जरा चिंता की बात है, क्योंकि मंगल जो है वो 11वें भाव और 6ठम भाव यानी शत, रोग, रिपु और ऋण, और ये आय भाव होता है उसके स्वामी। आय भाव के स्वामी का द्वितीय स्थान में बैठना तो शुभ हुआ, क्योंकि ये आय का भाव है, धन का भाव है, तो दोनों भाव धन से संबंधित हैं, इसलिए धन के मामले में तो अच्छा हुआ। पर यह भी ध्यान रखना है कि मंगल यहाँ पर 6ठम स्थान के भी स्वामी होते हैं, और 6ठम स्थान जो होता है वो रोग, रिपु और ऋण का होता है। तो षष्ठमे जब ये वाणी भाव भी है, यह विद्या भाव भी है, यह जिह्वा का भी भाव है, मुख का भी भाव है, और ये पैतृक संपत्ति आदि का धन भाव भी है। तो यहां पर जब षष्ठेश बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब षष्ठेश जो है रोग, रिपु और ऋण का स्वामी जब बैठेगा तो पिता की संपत्ति या इकट्ठा की हुई संपत्ति आदि का व्यय होना शुरू हो जाएगा, अपव्यय होना शुरू हो जाएगा। बिना मतलब के कामों में रोग, रिपु, ऋण, इन सब चीजों में खर्च होना चाहिए। यानी जहां तक बीमार पड़ेगा, बीमार इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि हम आपको बता दें कि मंगल 6ठम स्थान के स्वामी भी हैं। यहाँ पर 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि मंगल नीच के होते हैं और परम नीच के मंगल है। तो षष्ठमेश जब परम नीच होकर अपनी नीच राशि में द्वितीय स्थान में बैठता है तो द्वितीय भाव की हानि करेगा। द्वितीय भाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वाणी, जिह्वा, मुंह, धन, पैतृक संपत्ति, इन सब का नुकसान करेगा। जब तक बहुत तेज बोलने वाला होगा, बहुत उतावले से कोई बात बोलेंगे, फट से जवाब देगा, बिना सोचे समझे कुछ जवाब बिना सोचे समझे बोलेंगे, तो आपका झगड़ा, आपकी लड़ाई, आपकी बहस होना ही होना है। किससे होना है? कुटुंब से। कुटुंब स्थान भी है तो आपके कुटुंब से किसी से नहीं पटेगी। और 11वां भाव जो होता है वो 6ठम स्थान, 6ठवें स्थान से 6ठवां होता है। 1 2 3 4 5 6, 6ठवें से 6ठवां स्थान होने के कारण ये भी जो है, ये भाव भी, 11वां भाव भी धन का भाव है, इसे धन तो देगा पर रोग, रिपु और ऋण भी देगा, क्योंकि 6ठवें से 6ठवां स्थान है। तो यहां से भी हम रोग, रिपु और ऋण की बात करते हैं। तो दो भाव जो रोग, रिपु और ऋण को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्वामी नीच का होकर, परम नीच का होकर जब यहाँ बैठता है तो इस भाव से संबंधित सभी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। अब आप देखिए कि हमने बुध की बात की थी। बुध जो है लग्न और चौथे स्थान होता है, सुख का स्थान होता है, भूमि, भवन, वाहन का स्थान होता है। तो उसके स्वामी बन के बुध यहाँ बैठे हैं। तो चूंकि लग्न की बात हो रही है, उसके द्वितीय जो राशि है बुध की वो चौथे स्थान में पड़ती है, इसलिए इसकी भी चर्चा साथ में कर लेते हैं। देखिए, कोई भी शुभ ग्रह जो होता है, अगर वो केंद्र का स्वामी होता है तो वो अशुभ हो जाता है। तो केंद्र का स्वामी होने के कारण बुध एक अशुभ ग्रह हुए, पर जब यहां दृष्टि डालते हैं तो यह लग्न स्थान जो है, यह केंद्र का भी स्थान है और त्रिकोण का भी स्थान है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बुध शुभ हो जाते हैं, यानी अंतिम परिणाम में
बुध यहाँ पर शुभ फल प्रदायक हैं, और जो कि धन भाव में चले गए हैं। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति या अपनी पैतृक संपत्ति को भरपूर भोग करेगा, उसका उपभोग करेगा, उसको लाभ मिलेगा और उसको लाभ मिलेगा। तो ये धन, सुख, भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति इनको अवश्य ही होती रहेगी अपने जीवन काल में, इसमें इनको कोई कमी नहीं आएगी। पर जैसा कि हमने कहा, यहाँ अब देखिए यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं। सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य तृतीय स्थान के स्वामी है। तृतीय स्थान जो होता है छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। तो तीसरे घर की अगर बात करते हो तो तृतीय स्थान के स्वामी का अपने से द्वादश और लग्न से द्वितीय स्थान पे जाना, द्वितीय स्थान पे गया तो अच्छी बात है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पर अगर इसको माने कि छोटे भाई बहनों का स्थान है, संघर्ष का स्थान है, तो आपकी छोटे भाई बहनों से बिल्कुल नहीं पटेगी। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों का व्यय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का स्वामी, छोटे भाई बहनों के स्थान का स्वामी अपने से द्वादश स्थान जो काल पुरुष की कुंडली होती है, द्वादश स्थान ये स्थान है, किसी भी कुंडली का द्वादश स्थान ये है। तो द्वादश स्थान जो होता है व्यय का स्थान होता है। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि अपने से अगर कोई ग्रह द्वादश चला गया है तो उस भाव से संबंधित परिणामों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस व्यक्ति की, इस जातक की कभी भी अपने छोटे भाई बहनों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अच्छे ट्यूनिंग नहीं होगी, उनके आपस में अच्छे से पटरी नहीं खाएगी और उनमें आपस में खटपट लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। और सूर्य कौन है? सूर्य तो देखिए आत्मा है, और सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है, मानसिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ स्टीम को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सूर्य राजा ग्रह है। तो जब यहाँ पर सूर्य बैठ जाएगा तो मुंह का स्थान हमने आपको कहा, वाणी जिह्वा का स्थान है। तो जो सामने वाला जो भी बोलेगा बड़े राजसी ठाटबाट से बोलेगा, उसकी बातें बिल्कुल एकदम राजसी होंगी। और ऐसे में भी जब आप किसी से सिंपल भी कोई बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यह व्यक्ति घमंडी है, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी बड़ी हाईफाई होंगी। सिंपल बात तो करेगा ही नहीं, वो बातें ही ऐसी करेगा कि लोगों को लगेगा कि यह व्यक्ति घमंडी है। और इस कारण से भी आपकी छोटे भाई बहनों से रिश्तों में दरारें आएंगी, उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं पटेगी। चलिए अब देखिए सप्तम भाव पर अगर देखते हैं, सप्तम भाव में किसी की दृष्टि हमारी समझ से नहीं आती है, क्योंकि राहु को देखें तो राहु जो है लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, शनि सप्तम यहाँ दृष्टि डालेंगे, अष्टम नवम दशम दृष्टि यहाँ आती है, तृतीय दृष्टि यहाँ आती है। तो किसी भाव की इस पर किसी की दृष्टि नहीं है। पर अगर आप एक चीज देखें, यह भाव मेरे हिसाब से पाप कर्दरी योग में आता है, क्योंकि देखिए राहु की दृष्टि यहाँ लग्न में गई और यहाँ पर केतु बैठे, यानी इस घर के दोनों ओर, एक साइड केतु जैसा क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठा है, और एक साइड यहाँ पर इस घर में राहु की दृष्टि आती है। यह घर दो केतु और राहु के बीच में आ गया। तो यह घर जो है, यह भाव जो है, द्वितीय भाव जो है, धन भाव जो है, वाणी भाव जो है, वह पाप कर्तरी योग में भी आ गया। इसलिए पिता की संपत्ति का ह्रास होना, नुकसान होना, इनकी बोली जो है, इनकी बोली में कंट्रोल ना होना, कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे बोलना, और ऐसा बोलना, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए। तो उस प्रकार की इनकी वाणी है कि बोलेंगे और सिंपल ही बोलेंगे तो झगड़ा होना ही होना है। तो ये स्थान पाप कर्तरी योग में आ गया। देखिए द्वितीय स्थान जो होता है, आपको बताते चलें कि आंखों का भी होता है। स्त्री की कुंडली में यह बायां नेत्र है और पुरुष की कुंडली का दायां नेत्र है। कुल मिलाकर नेत्र का स्थान है। द्वितीय और द्वादश स्थान नेत्र के स्थान होते हैं। अब आप देखिए सूर्य जब बैठ जाता है नेत्र स्थान में तो आंखों की रोशनी को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जब भी सूर्य की अंतरदशा या महादशा आएगी, इनकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और चूंकि सूर्य बैठे हुए हैं तो इनकी, और सूर्य स्वयं भी आंखों के कारक होते हैं, तो सूर्य का मंगल के साथ नीच राशि में बैठना जो है और पाप कर्तरी योग में आना और नीच मंगल के साथ बैठना, तो इनके नेत्रों को नेत्र पीड़ा देता ही देता है। और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। द्वितीय स्थान यानी नेत्र भाव की बात करें, जिह्वा की बात करें, जो भी हमने बातें की, इस भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से अष्टम चले गए, अपने से 8 घर आगे चले। अष्टम स्थान हम जानते हैं कि ये स्थान अच्छा नहीं होता, अशुभ स्थान है। तो अष्टम में जाना, द्वितीय भाव के स्वामी का अष्टम जाना भी इस भाव से संबंधित परिणामों को खराब करते हैं। इस भाव के से संबंधित परिणाम, विपरीत परिणाम आपको मिलेंगे, परेशानी उठानी पड़ेगी। और साथ ही चूंकि नेत्र का भाव कहा, मुख का भाव कहा, जिह्वा का भाव कहा, कुटुंब का भाव कहा,
धन का भाव कहा, पैतृक संपत्ति का भाव, उन सबसे संबंधित जो है निगेटिव परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा भी, इस घर का जो स्वामी चंद्रमा है वह भी पीड़ित है। ठीक है, और वह भी पीड़ित है, और चंद्रमा भी नेत्रों के कारक होते हैं, इसलिए चंद्रमा और सूर्य का पीड़ित होना यानी नेत्र रोग होना, नेत्र से संबंधित परेशानियां होना, आंखों की रोशनी में कमी आना या चोट चपेट लगना 100% सुनिश्चित ही है। तो इनको चश्मा चढ़ना ही चढ़ना है, इनको नेत्र ज्योति में परेशानी आनी ही आनी है। हमारी सलाह है कि इन्हें अपने नेत्र का, अपनी आंखों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं नंबर 3 पे। हम जैसा पहले कह चुके हैं कि यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और यहाँ पर शुक्र की राशि है। शुक्र जो है द्वादश के स्वामी है। द्वादश का स्वामी जहां भी बैठेगा उस स्थान का नुकसान करता है। तो हमने पहले ही बताया कि ये स्थान छोटे भाई बहनों का है, संघर्ष का है, बाहुबल का है। तो इन्हें जो है अपने भाई बहनों से समस्याएं रहेंगी, भाई बहनों से इनके आपस में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाएगी, बिल्कुल भी इनके अच्छे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि द्वादशेश भी यहाँ बैठा है, केतु भी बैठा है, और सूर्य जो इस तृतीय स्थान के स्वामी बनते हैं वो अपने से द्वादश स्थान में चले गए हैं। तो इस भाव से संबंधित सभी परिणाम इनको विपरीत मिलेंगे, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ती है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है। चंद्रमा ऑलरेडी अपने से अष्टम चले गए हैं, तो हमारी नजरों में तो पापी ही है। ठीक है, और साथ में राहु से बैठ के पीड़ित हो गए हैं, की भी दृष्टि राहु के साथ पड़ती है, और राहु भी चंद्रमा के प्रभाव को अपने में लेकर उसका प्रभाव यहाँ पर डाल रहे हैं। तो कुल मिला के तृतीय स्थान भी जो है पीड़ित हो गया। तो ये किसी प्रकार के कोई बहुत अच्छा कोई बोलो कि जीवन में अपना कुछ ऐसा कुछ बाहुबल से कुछ कर लें, अपने दम पे कुछ कर लें, ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि होना, राहु की दृष्टि होना, केतु का वहां पर विराजमान होना, राहु की दृष्टि होना और द्वादशेश का वहां पर बैठना। हालांकि पंचम के भी स्वामी होते हैं शुक्र, पंचम स्थान के भी स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से एकादश है। तो एकादश अगर माने तो रोग रिपु ऋण आ जाता है, तो शत्रुओं से परेशान, या ये कहिए कि भाई बहनों में शत्रुता अवश्य ही देंगे। तो इसलिए थर्ड हाउस भी इनका कुल मिला के हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ शुक्र बैठे हैं, तो ठीक है शुक्र बैठे हैं, ठीक है शुक्र बैठे हैं, वैभव देंगे, उसमें क्या है। शुक्र जहां बैठेंगे वहां वैभव देंगे, उनके भाई बहन सुखी होंगे, उनके छोटे भाई बहन जो होंगे उन पर शुक्र महाराज की मां लक्ष्मी की अत्यंत कृपा होगी, धनी मानी होंगे। पर परेशानियां, क्योंकि शुक्र जो है, केतु जब साथ में है तो गले से संबंधित परेशानियां, कंधे से संबंधित परेशानियां इनको अवश्य होंगी। चौथे घर में आते हैं। चौथा घर हम पहले ही बता चुके हैं कि लग्नेश और चतुर्थेश एक ही है, यानी जो कि बुध है, जो कि जाके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, जो कि लग्न, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने का अत्यंत शुभ हो गए हैं। और अपने से एकादश स्थान जो होता है, एकादश कैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकादश स्थान जो होता है कुंडली में, एकादश स्थान ये हुआ। तो एकादश यानी 11वां स्थान जो होता है, 11वां भाव जो होता है, 11th हाउस जो होता है, वो आय का होता है, इनकम का होता है, इनकमिंग्स का होता है। तो यहाँ के स्वामी का, चतुर्थ है सुख भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना, ऐसे समझ लीजिए कि सुखेश जो है धन भाव में बैठ गया, बहुत अच्छा हुआ। या आप ये समझिए कि सुखेश जो है वो अपने से 11वें यानी आय भाव में बैठ गया, आय भाव या वृद्धि का भाव है। तो इनके सुखों में भूमि, भवन और वाहन की इनको कभी कमी नहीं पड़ेगी, उसमें वृद्धि होती रहेगी। बिल्कुल ठाठ बाट ऊंचा वाहन, बढ़िया अच्छा वाहन, लग्जरी में रहने की आदत, और ऊंच नीच की बात छोड़ दें कि कोई बड़ा वाहन या बड़ा सुख, उसके बावजूद उनके धन में सुख में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्हें भूमि, भवन और वाहन का लाभ अवश्य मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुध जो है सबसे बली ग्रह है। देखिए हमने पहले भी कहा था लग्न का मान 15 डिग्री है और बुध की राशि है, जो कि बुध यहाँ सबसे बलवान ग्रह है, धन स्थान में बैठे हैं, सुख भाव और लग्न भाव के स्वामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो भी होगा, धनी मानी होगा, मान सम्मान खूब होगा, भूमि भवन वाहन से एकदम पटा पड़ा होगा उसके पास। ये सारी चीजें बहुत प्रचुर मात्रा में होंगी, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक घर, भूमि होना, बहुत ज्यादा भूमि होना। तो ये सारी चीजें इनके साथ अवश्य ही होंगी, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत मजबूत ग्रह बन के अपने से एकादश आय भाव वृद्धि के भाव में बैठे हैं। और अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो द्वितीय स्थान है जो कि धन का भाव होता है, पैतृक संपत्ति का भाव होता है, और सुखेश और लग्नेश है। तो ये बुध के हिसाब से बहुत अच्छा। हालांकि सूर्य जो है, सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो ये अस्त हैं, मतलब इनके पास जो कुछ भी है वो इनको छीण ही प्रतीत होगा।
दूसरे को लगेगा बहुत ज्यादा है और होगा भी, पर इनके लिए उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू देखने में नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के साथ बुध अस्त हो गए हैं। अब आप देखिए कि चतुर्थ स्थान में क्या किसी की दृष्टि आती है। चतुर्थ स्थान में मेरे समझ से शनि की दृष्टि आती है। शनि यहां से यहां 7 नंबर 8 9 10, 7वीं दृष्टि 8 9 10, शनि की दृष्टि यहां आती है। तो आप ये भी मान के चलिए और कि शनि की दृष्टि यहाँ पर पढ़ने से, शनि की दृष्टि हमेशा विच्छेदात्मक होती है, पृथकता लाती है, सेपरेटिव होती है। तो यहाँ इनको भूमि भवन और वाहन से पृथक भी होना पड़ेगा, इनके सुखों से इनको पृथक भी होना पड़ेगा, अलग भी होना पड़ेगा। इनके पास सब कुछ होगा पर फिर भी इनके लिए ना के बराबर होगा कि एक ऐसा से समय आएगा कि इन्हें भूमि भवन वाहन से अलग होना पड़ेगा, इन सुखों से अलग होना पड़ेगा और सुख के लिए ये परेशान होंगे और अलग, क्योंकि ये घर का स्थान है, घर यहाँ से अपना घर भी देखा जाता है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उनको परेशानियां आएंगी, क्योंकि शनि जो है पृथकता लाता है। चलिए पंचम स्थान में आते हैं। पंचम भाव में यहाँ पर तुला की राशि, तुला राशि है, जो कि शुक्र इसके स्वामी बनते हैं। शुक्र जो है यहाँ कुंडली से तीसरे बैठे हुए हैं, अपने से 11वें स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर अपने से 11वें बैठना यानी वृद्धि और आय का स्थान हुआ। 11वां स्थान आय और वृद्धि का होता है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, जो कि पुत्र कारक होते हैं, तो गुरु पुत्र कारक होते हैं। तो गुरु की दृष्टि सब पंचम स्थान में पड़ना और उसके स्वामी का अपने से 11वें भाव में बैठना, ये हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो हमने जैसा पहले भी कहा था, शुरू में ही वीडियो के शुरू में कहा था कि पुत्र संतति इनको अवश्य होगी, पुत्र संतान इनको अवश्य ही प्राप्त होगी, पुत्र का सुख इनको अवश्य मिलेगा। इस पंचम स्थान पर आप देखिए गुरु की दृष्टि के साथ साथ मंगल की भी दृष्टि आती है। 1 2 3 4 मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि मंगल की भी चतुर्दृष्टि होती है, चतुर्दृष्टि भी होती है। तो मंगल की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है और साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि जो है कहीं ना कहीं इनकी संतान को कोई ना कोई बाधा या संतान में देरी या संतान को कोई कष्ट या संतान पैदा होने में कोई कष्ट, इस प्रकार के कष्ट या मिसकैरेज वगैरह की संभावनाओं को जन्म देता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं इनके साथ रहेंगी, पर उसके बावजूद भी खुश होने की बात यह है कि गुरु जो है पुत्र संतति अवश्य ही देंगे। कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा, देखिए षटबल में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, पर हमने ये अपने अनुभव में पाया है कि गुरु की दृष्टि कैसे भी अगर पंचम स्थान में पड़ती है तो व्यक्ति चाहे उसके पास कोई डिग्री ना भी हो तो भी वो ज्ञानी होता है, सत्यवादी होता है और उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसके स्वामी पंचम स्थान यानी पुत्र भाव के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, वो केतु से भी पीड़ित हैं, क्योंकि केतु वहीं बैठे हैं। पर सारी संभावनाओं के बाद भी, सारी परेशानियों के बाद भी इन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी और इनकी जो भाषा होगी बहुत ज्ञानमय होगी, बहुत इनका ज्ञान जो होगा एक ऊंचे लेवल का होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जाती है। तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जाती है। तो पंचम स्थान इनके ज्ञान और संतान की ओर इशारा करता है, जो कि इनको उसमें कोई कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आप देखिए मंगल, सूर्य और बुध का केंद्रीय प्रभाव भी यहाँ पर पड़ता है। पिछले वीडियो में हमारे किसी दर्शक ने कमेंट किया था कि ये आपने केंद्रीय प्रभाव बताया है, क्या होता है। पिछले वीडियो में एक सज्जन ने कमेंट किया था कि आप तो गलत बता रहे हैं, शनि की दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि शनि का हम जहां भी पिछली वीडियो में जो भी था, शनि जिस भाव की हमने बात की थी वहां से शनि चौथे भाव में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि शनि की दृष्टि तो, हमने कहा कि हाँ शनि की दृष्टि तो बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि शनि की चौथी दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि चौथी नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि आज तक आपने कभी यूट्यूब पे किसी भी ज्योतिषी को शनि के या किसी भी ग्रह के केंद्रीय प्रभाव के बारे में बात करते नहीं सुना, इसलिए आपको ये मालूम ही नहीं है कि केंद्रीय प्रभाव क्या होता है। आपके नॉलेज के लिए हम अपने सभी दर्शकों को उनके नॉलेज के लिए बताना चाहते हैं कि हर ग्रह का एक केंद्रीय प्रभाव होता है और केंद्रीय प्रभाव किसी भी भाव से, जैसे मान लीजिए हमें पहले भाव को देखना है तो इस भाव से 10वें स्थान में जो भी ग्रह बैठा होगा, या हमें चौथे भाव की बात करनी, चौथे स्थान से 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा वह उस भाव पर अपना केंद्रीय प्रभाव डालता है। जैसे अगर हम चौथे स्थान की बात करते हैं, चौथे से यहाँ पे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो चौथे स्थान से 10वें स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है? गुरु बैठा है। तो गुरु इस स्थान पर, इस भाव पर अपना केंद्रीय प्रभाव डालेंगे। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह अपने से चौथे घर, 1 2 3 4 चौथे घर या चौथे भाव या 4th हाउस में अपना केंद्रीय प्रभाव डालता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई केंद्रीय प्रभाव क्या होता है। क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि यूट्यूब में हमने
ये समझ में आया हमारे कि आपने कभी भी ऐसे किसी भी ज्योतिषी ने ऐसी कोई चीज नहीं बताई है, इसलिए आपको लगा कि हम शायद गलत बोल रहे हैं कि शनि की दृष्टि है चौथी। शनि की दृष्टि चौथी नहीं होती। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से ही देखते हैं। पर हर ग्रह, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि होती है तो 1 2 3 4 मंगल इस ग्रह को, इस घर को देख रहे हैं, पर साथ ही साथ उनका केंद्रीय प्रभाव भी है। तो मंगल के 2 प्रभाव इसमें पड़े, एक तो दृष्टिगत प्रभाव है और एक इनका केंद्रीय प्रभाव है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का भी दृष्टि नहीं है उनकी, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि नहीं होती चौथी, पर इनका केंद्रीय प्रभाव है, क्योंकि यहां से ये 10, इस भाव से ये तीनों ग्रह 10वें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किसी भाव से 10वें भाव, किसी भाव से देखने पर 10वें स्थान पर बैठे हुए ग्रह की जो होती है उस भाव पर केंद्रीय प्रभाव होता है। या ये कहें कि किसी भाव में बैठे हुए ग्रह अपने से चौथे स्थान पर केंद्रीय प्रभाव डालते हैं। तो केंद्रीय प्रभाव वाला मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सूर्य और बुध भी यहाँ पर अपना केंद्रीय प्रभाव रखते हैं। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य जहां बैठता है, जहां दिखता है, सूर्य तेज है तो वो जलाने का काम करता है। ठीक, पंचम स्थान भी है तो सूर्य गर्भ को जलाने का भी काम करेगा। संतान को कहीं ना कहीं से संतान प्राप्त में, प्रथम संतान, विशेषतः प्रथम संतान जो कि पुत्र ही हुआ करती है, इस मामले में सूर्य उसको नष्ट कर देगा। तो हमने पहले ही कहा था कि मिसकैरेज वगैरह की समस्याएं राहु के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से होना स्वाभाविक है। और जो भी बच्चे होंगे, जो कि मंगल की दृष्टि भी है, मंगल का केंद्रीय प्रभाव भी है और राहु भी देख रहा है, तो 100% ऑपरेटिव केस होंगे, यानी बच्चे ऑपरेशन से ही होंगे। ये सब चीजें आप लूट करते जाइए, समझते जाइए। किसी ने हमें कमेंट किया कि हम ज्योतिष ज्ञान चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। आप जवान को मत पकड़िए, कुछ जवान फिसल गई, हमने सोचा चलो ठीक है, आपने उसको आप बताने लग जाओगे, नहीं आपने ये गलत कहा, ये सही कहा। आप देखिए, समझिए, गलती किसी से हो सकती है। हो सकता है हम कुछ गलत ही बोल जाए जो हमको नहीं मालूम, हमने गलत बोल दिया, तो कुछ चीजों को इग्नोर करना चाहिए। तो आप समझिए कि अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे कि हमने क्या कहा, आप आलोचना करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निंदक नीरे राखिए, आंगन गुटी छवाए। आप सभी का स्वागत है, आप खूब निंदा करिए, हमें बताइए कहाँ गलती है, हम उसको रोज सुधारेंगे। पर आप निंदा ही करते रह जाएंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो पहले जो है, जो बताया जाए उसको प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए, और नहीं समझ में आता तो पूछिए, हो सकता है कहीं गलती होगी तो हमारी गलती को आप इंगित करिए, इंडिकेट करिए, हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इनको संतान और ज्ञान से संबंधित क्या क्या इफेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं षष्ठम स्थान की ओर। हम पहले ही कह चुके हैं षष्ठम स्थान के स्वामी मंगल बनते हैं। यहाँ पे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी यहाँ जाके द्वितीय स्थान में बैठता है। ये रोग रिपु ऋण का स्थान है। रोग रिपु ऋण का स्थान का स्वामी जब भी द्वितीय स्थानीय धन भाव से संपर्क करेगा, अपना वहां से संबंध बनाएगा, वहां से अपना रिश्ता जोड़ता है, तो वो धन की हानि करेगा, पैतृक संपत्ति की हानि करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पैतृक संपत्ति पे लोन हो जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं। और ध्यान रखना है कि मंगल जो है नीच का है, मंगल जो है नीच का मंगल है, हमें इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। और परम नीच का है मंगल, जो है यहाँ पर परम नीच के हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं ये लगभग। तो मंगल जो है अपना प्रभाव देगा ही देगा। नीच का मंगल होने की स्थिति में जब भी जो है, अगर मंगल की दशा या अंतरदशा आती है तो लड़ाई झगड़े, चोट चपेट, मारपीट, खून खराबा, एक्सीडेंट, इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहती हैं। साथ ही साथ करंट लगने की घटनाएं भी बहुत अधिक होती है। देखिए करंट क्यों लगता है, या जल से संबंधित समस्याएं, गरम लिक्विड चीज, कुछ भी लिक्विड चीज हो जो कि गर्म हो, क्यों, उसका कारण हम आपको समझाते हैं। ये भी बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। देखिए 4 नंबर मंगल जो होते हैं 4 नंबर की राशि, यानी कर्क राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, यानी पानी की बात आ जाती है जब। और मंगल क्या है, आग। तो आग और पानी का जब भी संबंध बनेगा तो हम उसको, आप ग्रहों का जो भी स्वभाव है, ग्रहों का जो नेचर है, उसको आप देखते चलिए, वो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या है, तो उससे संबंधित आप जोड़ते चलिए। आपका प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। आप प्रेडिक्ट करते रहिए, आंख बंद करके प्रेडिक्ट करिए, आज नहीं तो कल आपका प्रेडिक्शन सही होगा। अब समय निर्धारण एक अलग बात है कि कब होगा, पर प्रेडिक्शन सही होगा। प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकता है। तो मंगल जो है आग है और बैठा है चंद्र की राशि में, जो कि जल तत्व राशि है। तो जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो मंगल गर्म चीजों से
लिक्विड गर्म चीजों से आपको सावधान रहने के लिए कहा जाएगा, कहेगा कि आप सावधान रहिए। जैसे जलता हुआ, खौलता हुआ, उबलता हुआ पानी, उबलती हुई कोई भी गर्म चीज, लिक्विड चीज, चाहे वो तेल हो, पानी हो, ये डिपेंड करता है। मतलब लिक्विड कोई भी चीज, गर्म चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी, उससे आपको खतरा होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं और करंट लगना। मंगल क्या है? बिजली भी है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। विद्युत कांति, विद्युत सी कांति है, बहुत ही युवा ग्रह है, बहुत ज्यादा जो भी काम, जो भी घटनाएं करेगा बहुत फोर्सफुली करेगा, आप सोच नहीं पाएंगे, आप सोचते रहेंगे उधर काम हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को करंट वगैरह से सावधान रहना चाहिए। जिस षष्ठ में जाके द्वितीय स्थान में बैठे हैं, पिता की संपत्ति को भी इसी प्रकार से नुकसान कराएंगे, कहीं ना कहीं कर्ज में डाल देंगे, बीमार भी पड़ेंगे। क्योंकि बीमार इसलिए पड़ेंगे, हमने कहा ना कि ये जो है षष्ठम स्थान के स्वामी है, रोग, रिपु और ऋण, तो रोग के भी स्वामी हैं। और इसके साथ साथ मंगल की दूसरी राशि जो 11वें घर में है, आय भाव। आय भाव तो है, ये यहाँ आ गया है, धन को बढ़ाएगा, धन के लिए अच्छा भी हो जाएगा, पर नीच का है इसलिए बहुत अच्छा इसको नहीं मानेंगे। पर ये यहां से षष्ठम से षष्ठम 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान से छठवें स्थान का स्वामी जो है, तो वो भी आय दे सकता है। अपनी दशा अंतर दशा में आय देगा, इनकम देगा, किंतु रोग अवश्य देगा। अगर आय ना भी दे, रोग अवश्य देगा, क्योंकि नीच का होके बैठा हुआ है। तो इस चीज से सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप देखिए सप्तम स्थान में देखिए गुरु की राशि है, धनु राशि, 9 नंबर धनु की राशि है, और उसके स्वामी गुरु जो है लग्न में जाकर बैठे हैं। इसका मतलब हुआ कि गुरु की सीधी दृष्टि 180 डिग्री से सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है अपने ही स्थान को देख रही है। या दूसरे शब्दों में कहें कि गुरु जो है सप्तम स्थान को देख रहे हैं, या गुरु कहें अपने ही स्थान को देख रहे हैं। तो जब भी किसी ग्रह को उसका स्वामी देखता है, या कोई किसी भाव को उसका स्वामी देखता है, यानी कोई भाव अपने स्वामी से दृष्ट होता है, तो उस घर की वृद्धि होती है। बहुत से लोग, आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारा वीडियो था, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके देखें, और हम आपको बता देते हैं। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारी शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, तो आइए आपको हम बताते हैं। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में देखना है तो सप्तम स्थान में देखिए कि कौन सी राशि है। बहुत जल्दी से आपको बताते हैं सप्तम स्थान में कौन सी राशि है। सप्तम स्थान में गुरु की राशि है, धनु की राशि है, धनु के स्वामी होते हैं गुरु। तो आप देखिए सप्तमेश यानी सप्तम के स्वामी कहां जाकर बैठे हैं, सप्तम के स्वामी लग्न में जाके बैठे हैं। तो आप, लग्न क्या होती है? लग्न है आप स्वयं। तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जो है आप स्वयं ढूंढेंगे, क्योंकि आप ही यहां से सप्तम चला गया, और सप्तम स्थान आपका यानी लग्न, आप स्वयं, तो आप ही इसको ढूंढेंगे अपने पार्टनर को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि सप्तम स्थान का स्वामी जहां भी होगा उसी घर से संबंधित आपका पार्टनर होगा। अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि सप्तम स्थान के स्वामी अगर यहां बैठे होते, गुरु अगर यहां होता है ना, गुरु अगर आप ऐसे मानिए कि गुरु अगर यहां बैठे होते, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है कहां से मिलेगा? वो कर्म स्थान, ये कर्म का स्थान है। तो आप जहां काम करते हैं, आपका जो ऑफिस है, उससे संबंधित लोग या उसी ऑफिस में से किसी व्यक्ति से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बहुत छोटी सी, ये बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला हमने बताया है कि आपको जीवन साथी कहां से प्राप्त होगा। तो देखिए, आप सप्तम स्थान में गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, और वहां पर शनि महाराज बैठे हुए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, शनि जो है प्रतात्मक ग्रह है, सेपरेटिव प्लेनेट है। वो जहां भी दृष्टि डालते हैं, जहां भी बैठते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। सप्तम स्थान में शनि दिग्बली हो जाते हैं, उन्हें दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ पर आके बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। तो सप्तम स्थान में शनि के बैठते साथ ही आपके विवाह से संबंधित चीजों का ह्रास हो गया, नुकसान पहुंचाएंगे, यानी विवाह से संबंधित पीड़ा आपको प्रदान करने लगेंगे। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि सप्तम स्थान में शनि, एक तो शनि बैठ गया, क्रूर ग्रह है, तो पीड़ित कर दिया, सप्तम स्थान पीड़ित हो गया। सप्तमेश कौन है? गुरु। तो शनि की सीधी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो सप्तमेश को भी पीड़ित कर दिया। और अगर कन्या, मान ये कन्या की कुंडली है, तो कन्या की कुंडली होने के कारण गुरु जो होते हैं कन्या की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं। तो गुरु इस कारण से ही पीड़ित हो गए, क्योंकि कारक के रूप, यानी सप्तम स्थान, सप्तमेश गुरु और कारक गुरु, ये 3 चीजें पीड़ित हो गई। अब इसके बाद विवाह में बचा क्या? तो और चौथी चीज देखिए, इस समय जातक की
गुरु की ही महादशा चल रही है, यानी सप्तम स्थान मारक स्थान भी कहलाता है। तो मार्केश की हम कह सकते हैं मार्केश की दशा भी चल रही है। गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। राहु देखिए चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा क्या है, मन है। तो मन जो है आप बहुत डरा हुआ है, भयभीत है। और मंगल नीच के हैं, मंगल का काम है पिटाई करना, और नीच का मंगल, परम नीच का मंगल है, तो पिटाई नहीं कुटाई करना, बिल्कुल कूट डालना जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार के संबंधों में इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की बात बहुत आम हो जाएगी, क्योंकि गुरु में राहु की दशा है। इसके पहले मंगल की, गुरु की महादशा में मंगल का अंतर था, राहु का अंतर आया है। तो ये सब जो दशाएं, अंतर दशाएं चल रही हैं, उसमें इस जातक के वैवाहिक संबंधों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, तलाक, सेपरेटिव इफेक्ट देना ही देना है। इसमें किसी प्रकार से कुछ भी कोई कमी नहीं देंगे ये। तो इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि विवाह से संबंधित सभी चीजें जो है सप्तमेश, सप्तम स्थान, सप्तमेश और उसके कारक, सप्तम के कारक गुरु सभी पीड़ित हैं। और राहु जो है, आप देखिए कि अगर गुरु में इस समय हम कहें कि गुरु जो है, एक तो गुरु और राहु आपस में शत्रु भी होते हैं। और आप देखिए कि राहु कहां बैठा है, गुरु से नवम स्थान में जाके बैठा है ना। तो नवम स्थान में बैठने का तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पर राहु और गुरु आपस में शत्रु भी होते हैं। और अगर विवाह स्थान की बात कर रहे हैं, तो बात करें कि सप्तम स्थान से राहु कहां बैठे हैं, तो 1, 2 और 3, तीसरा स्थान संघर्ष का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो ऐसे ग्रह की दशा चल रही, ऐसे ग्रह की महादशा है जो कि मार्केश है, सप्तमेश मार्केश होते हैं। और अंतरदशा ऐसे ग्रह की चल रही है जो कि महादशा वाले ग्रह का शत्रु है, और उस स्थान से तीसरे स्थान में जाके बैठा है, तो करेला और नीम चढ़ा। तो ये बहुत ही अपने मतलब कहना चाहिए कि वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही क्रूशियल ये समय चल रहा है, बहुत ही ध्यान देने का समय चल रहा है। और देखिए कि मंगल जो है यहां से अष्टम स्थान में चले गए। अष्टम स्थान क्या होता है, ये अगर ये लड़की की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो ये स्थान उसके पति का हुआ। तो पति का 8वां, यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां स्थान हुआ। यानी 8वां स्थान आयु का स्थान होता है। तो ये पति की आयु स्थान पे क्रूर ग्रह बैठे हैं, सूर्य और मंगल जैसे, और मंगल जो कि नीच का बैठा है, ऐसे ग्रह बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पति की आयु को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये अत्यंत ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि शनि बैठ के इस घर को पीड़ित कर रहे हैं। केतु की भी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, केतु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। ठीक है, और इस घर के जो स्वामी है गुरु, वो राहु से भी पीड़ित है। फिर से समझिए, सप्तम स्थान पीड़ित हुआ, शनि कांड पीड़ित हुआ। सप्तमेश पीड़ित हुए, शनि कांड पीड़ित हुए। सप्तमेश पीड़ित हुए, राहु से पीड़ित हुए। सप्तम स्थान में शनि के साथ साथ शनि बैठे हैं और केतु की दृष्टि है। ठीक है, और ये कारक के रूप में भी गुरु शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। सप्तम स्थान से संबंधित समस्या ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज आप देख लीजिए, जब सप्तम, सप्तमेश और उसके कारक, यानी किसी भी भाव का कोई भाव, उसके स्वामी और उसके कारक अगर पीड़ित हैं, तो आप आंख मंद कर प्रेडिक्ट करिए, आंख ऐसे बंद कर लीजिए और प्रेडिक्ट करिए कि इससे संबंधित दुष्परिणाम आपको मिलने ही मिलने हैं। बहुत ज्यादा अगर आपको योग नहीं मालूम है कि कौन सा योग बनता है, किस ग्रह के कैसा संबंध बनेगा, तो कौन सा योग बनेगा, तो आप योगों में मत जाइए, आप सिंपल ही प्रेडिक्ट करिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। कहीं कोई गलती होती नहीं है। ग्रहों के स्वभाव को जानिए, ग्रहों के कारकत्व को जानिए, भाव को समझिए कि ये भाव किस चीज के लिए है, उससे संबंधित जितनी भी बातें आपके दिमाग में आए सबको जोड़ के आप बोल दीजिए, सब कुछ सही निकलेगा, कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। बहुत ही सरल है ज्योतिष और बहुत ही कठिन है ज्योतिष। कठिन इसलिए कि अपार सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं, और सरल इसलिए है कि बस मिनिमम अगर आप करें, आप बहुत बड़े ज्योतिष ज्ञाता नहीं भी है, तो आप भाव स्वामी, उसके कारक, ग्रहों के स्वभाव, भाव का जो फल होता है कि भाव किसके संबंधित है, इन सब चीजों को आप समझ लेते हैं, तो आपका प्रेडिक्शन 100% बिना डिग्री के ही सही होगा। चलिए आइए अब बात करते हैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान के स्वामी है शनि, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर है, यानी मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, जो कि अपने से द्वादश, अपने स्थान से द्वादश स्थान है। देखिए कभी भी ग्रह, हमने पहले कहा कि अपने से द्वादश जाता है तो उस भाव की हानि करता है। तो ये आयु स्थान है, मृत्यु स्थान है, तो उसकी ये हानि कर रहे हैं, क्योंकि अपने से द्वादश चले गए।
ठीक है। और अष्टम स्थान जो कि आयु का स्थान है, वहां पर आप देखिए दो दो क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल दृष्टि डालते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। और यह घर पाप कर्तरी योग में भी आता है। देखिए यहाँ राहु बैठे हैं अष्टम स्थान के, एक साइड में राहु बैठे हैं जो क्रूर ग्रह है, और एक साइड शनि बैठे हैं क्रूर ग्रह। तो ये स्थान राहु और शनि के बीच में फंस गया। और इस शनि जो होते हैं इस भाव के कारक भी होते हैं। हालांकि शनि नवम भाव के भी यहाँ पर स्वामी है। नवम भाव यानी भाग्य भाव और पिता का भाव होता है, उसके भी स्वामी हैं। पर अगर हम अष्टम की बात करते हैं तो अष्टमेश जो है अपने से द्वादश आ गए, राहु शनि के बीच में ये भाव आ गया, ठीक है। और सूर्य मंगल और बुध भी चूंकि यहाँ पर है तो शुभ ग्रह, पर सूर्य और मंगल के साथ ही मिलके वो बहुत अच्छा प्रभाव, क्योंकि यहाँ पे अस्त हो गए हैं तो उनको भी हम यहाँ बुरा कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव देंगे। तो 3-3 या चलिए बुध को छोड़ देते, सूर्य और मंगल जो है दो पापी और क्रूर ग्रह, दो पापी और क्रूर ग्रह। पापी चूंकि तृतीय स्थान के स्वामी है सूर्य, तो यहाँ पर पापी है, क्रूर ग्रह नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। और मंगल जो है नीच का होके षष्ठेश और एकादशेश है, यानी 6वें और 11वें भाव के स्वामी है, इसलिए भी वो बुरे हैं, पापी हैं। उनकी दृष्टि अष्टम स्थान में जा रही है। तो अष्टम स्थान की हानि यानी आयु भाव की हानि, यानी आयु की कमी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर बोलो महाराज जी स्वामी जी ये कोई जल्दी मर जाएगा, ऐसा होगा। अष्टम स्थान के स्वामी यानी आपकी आयु की कमी होगी। आप बीमार पड़ गए, आप 4 महीने भी अगर बीमार पड़ गए या 4 दिन भी बीमार पड़ गए, तो वो 4 दिन आपकी जिंदगी से बेकार हो गया, निकल गए। आपने कुछ नहीं किया उनमें, ढंग से खाना भी नहीं खाया, सोए भी नहीं, कुछ किया नहीं, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। तो वो आपकी जिंदगी के दिन, आप जी तो रहे हो पर आपकी जिंदगी से वो दिन बिल्कुल खत्म हो गए। तो ये आयु की हानि करने वाली स्थिति है। अपने से द्वादश जाना, पाप कर्तरी योग होना और 2-2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी चीज, इसको भी आप नोट करिए, शायद आपको किसी ने YouTube में किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, हम बताते हैं। ये बाहु, ये हाथों का स्थान है, अपनी भुजाओं का स्थान है, उसके स्वामी की दृष्टि यहां पड़ रही है। एक उसके स्वामी कौन है? सूर्य है। 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य यानी बाहु, भुजाओं के स्वामी की दृष्टि जब भी अष्टम स्थान में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड कमिटमेंट करता है, अपने ही हाथों अपनी जान लेने की कोशिश करता है, अपने ही हाथों अपने आयु को नुकसान पहुंचाता है। जरूरी नहीं कि वो आत्महत्या कर ही ले, पर यहां पर देखिए चंद्रमा मानसिक रूप से इतना पीड़ित यह जातक होगा या जातिका है होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। सब चंद्रमा अगर किसी से डरता है तो सबसे ज्यादा डरता है राहु से। तो और देखिए शनि की दृष्टि भी जा रही है, शनि की दृष्टि भी जा रही है। तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का होना, राहु के साथ होना और केतु की भी दृष्टि होना, कितने 3-3 4-4 इसमें बुरे इफेक्ट हैं। तो आप मन की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं कि मन में सुनामी चल रही होगी। आप अक्सर हमारे वीडियो में हमको कहते पाए होंगे कि हम कहते हैं कि तूफान नहीं, सुनामी, मतलब एकदम पीक लेवल पे, उस टाइप की इसकी मानसिक स्थिति होगी। और पिता से भी संबंधों का व्यय होगा, क्योंकि शनि जो है ये पिता स्थान है, भाग्य स्थान है, और शनि की दृष्टि जाती है तो पिता के साथ संबंधों को भी ये अच्छे नहीं रहने देंगे, उनसे भी ये विच्छेद करेंगे, दूर करेंगे उनसे। तो इस भाव की भी हानि हो रही है और इस भाव की भी हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं, शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है, और साथ साथ मंगल की भी दृष्टि है। नीच के मंगल भी वहां दृष्टि डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंगल की 8वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। अब लोग बोलेंगे चंद्र मंगल योग, अरे भूल जाइए योग। आप देखिए चंद्र मंगल जो है नीच का मंगल है, कहाँ का स्वामी है? षष्ठम और अष्टमें। षष्ठमें जहां देखेगा, जहां दृष्टि डालेगा वो, और मंगल जो है नीच का मंगल, और साथ ही साथ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं? शनि की राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके स्वामी शनि है। और शनि और मंगल आपस में घोर शत्रु हैं। दुश्मन आपके घर को देखेगा तो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इस घर की भी हानि हो रही है। और ये घर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आप ढोंगी हैं, बिल्कुल पूजा पाठ में आपका कोई मन नहीं लगता है, बोला जाएगा आप कभी नहीं करोगे, हाँ करोगे, दिखावा है सिर्फ। आप कुछ भी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। आप एक दिन बोलोगे हाँ करेंगे, दूसरे दिन आपसे नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके आप लेजी भी हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इस ढंग से आप इसको समझें। अब आते हैं 10वें स्थान में। 10वें स्थान के स्वामी चूंकि गुरु है, गुरु यहाँ पर इनकी मीन राशि है और गुरु जाकर लग्न में बैठे हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी का
लग्न में बैठना बहुत अच्छा माना गया है। पर आप देखिए कि गुरु जो है, हम आपको पहले बताना भूल गए कि हालांकि चर्चा ही नहीं हुई, यहाँ पर अब आया, देखिए सप्तम स्थान के भी स्वामी है और दशम स्थान के भी स्वामी है। सप्तम स्थान और दशम स्थान जो होता है कुंडली का, वो केंद्र स्थान होता है। केंद्र स्थान में जब भी कोई गुरु किसी शुभ ग्रह की जब राशियां होती हैं, यानी शुभ ग्रह उनका स्वामी होता है, तो वह पापी हो जाता है, क्योंकि केंद्र स्थान में केंद्र स्थान के स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं तो केंद्राधिपत दोष उनको लगता है, और यह दोष सबसे ज्यादा गुरु को ही लगता है। तो दो केंद्र स्थान, सप्तम और दशम स्थान के स्वामी होने के कारण यहाँ पर गुरु पापी हैं। पराशरी नियमों के अनुसार गुरु यहाँ पर पापी हैं। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए कि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभता प्रदान करेंगे, पर पराशरी नियमों के हिसाब से पापी ग्रह यहाँ बैठा है लग्न में। ठीक है, तो ये आपको ये नियम भी जानना चाहिए। तो गुरु यहाँ पर बैठे हैं, और आप देखिए कि इस घर में शनि का केंद्रीय प्रभाव है। बस शनि का केंद्रीय प्रभाव यहां पर पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शनि और गुरु आपस में शत्रु हैं, तो इनका यहां प्रभाव पड़ना आपके कर्मों से भी आपको अलग करता है, विरक्त करता है, पृथक करता है। राहु भी यहाँ पे आपको पृथकता लाते हैं, राहु स्थान पूजा पाठ भाग्य स्थान, जैसे हमने कहा पिता से भी पृथकता लाते हैं सब। उसी प्रकार शनि भी अपना केंद्रीय प्रभाव डालकर यहाँ पे कर्म के, आप जो भी जैसे कि यहाँ पर इसको, ये भी आध्यात्म का भी स्थान है, तो उससे भी पृथकता लाते हैं, और इसको कर्म नौकरी चाकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से भी देखा जाए कि आप जो अपनी रोजमर्रा के डेली लाइफ के लिए जो आप कमाने की जो बात होती है, तो उससे भी पृथक करते हैं यहाँ पर शनि। आइए 11वें स्थान की हम बात पहले ही कर चुके हैं, जब 6वें की हमने चर्चा की है, तो आप जानते हैं, शॉर्ट में बता दें कि षष्ठेश और एकादशेश, ये एकादशेश के स्वामी है मंगल, जो कि अपने चतुर्थ स्थान में जाते हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो धन के लिए तो अच्छे हैं, पर ये रोग प्रदान करते हैं, और पर साथ ही साथ ये कुटुंब से अलगाव भी प्रदान करते हैं। आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं होगी, आप हर वक्त लड़ने को तैयार रहेंगे, वाणी पर कंट्रोल करें। और इस भाव में केतु की भी दृष्टि जाती है, और केतु शुक्र का प्रभाव भी यहाँ पर डाल रहे हैं। शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र द्वादशेश है और शुक्र पंचमेश है। इनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम में है, तो ऐसे शुक्र की यहाँ राशि की दृष्टि यहाँ जाती है। द्वादशेश होने के नाते आय में बाधा पहुंचाएंगे, पर पंचम स्थान के साथ साथ ज्ञान से धन भी कमाएंगे, ये भी चीजें हैं। और केतु है तो अत्यंत परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। केतु जो अचानक कोई घटना घटित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं द्वादश स्थान में। द्वादश स्थान के स्वामी पुनः शुक्र बनते हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। द्वादशेश जहां बैठता है उसकी हानि करता है, तो द्वादशेश यानी व्यय भाव के स्वामी यहाँ पे तृतीय स्थान, अपने छोटे भाई बहनों के स्थान में बैठे हैं, तो छोटे भाई बहनों के संबंध इनके अच्छे नहीं होंगे। यह चीज पहले ही आपको बता चुके हैं। अब आपको जो हम चीज, एक विशेष चीज बताने जा रहे हैं, उसको आप नोट करिए। देखिए, ये स्थान होता है, अधिकतर लोग विद्या का स्थान इसको कहते हैं। विद्या यहां से देखते हैं, पर हम विद्या यहां से देखते हैं। हमारे गुरुओं ने हमको, ईश्वर ने हमको यही सिखाया है कि विद्या का स्थान ये है। तो आप ध्यान से सुनिए कि विद्या का स्थान ये है, और इस विद्या के स्थान पर देखिए बुध, सूर्य और मंगल बैठे हैं। नोट करिए, द्वितीय स्थान को जब भी सूर्य, राहु या शनि, जब भी द्वितीय स्थान से संबंध बनाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है। तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति एक डॉक्टर होगा, क्योंकि देखिए सूर्य यहां पर स्वयं विराजमान है, और इस भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, उस जो कि 9वें स्थान में बैठे हैं, वो राहु के साथ बैठे हैं। तो देखिए, द्वितीय स्थान पर सूर्य, विद्या के भाव में सूर्य बैठे हैं, और उसके स्वामी के साथ राहु बैठे हैं। तो सूर्य और राहु संबंध बना ही रहे हैं, और शनि की दृष्टि इसी द्वितीय स्थान के स्वामी चंद्रमा पर है। यानी द्वितीय स्थान के साथ जब भी सूर्य, राहु और शनि संबंध बनाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होगा, सर्जन नहीं होगा। नीच का मंगल बैठा, आप कह सकते हैं, सोच सकता है कि हम सर्जन बन जाए, बनेगा नहीं, ये अनुभव की बात है। पर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होगा, पर बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा, इसको हमको एक सामान्य डॉक्टर की डिग्री हो सकती है, बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा हमको नहीं लगता है, क्योंकि
यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, शनि का प्रभाव भी है, तो बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा, उच्चतम शिक्षा इनको नहीं मिल पाएगी, उसमें बाधा होगी। या हम मान के चलते हैं दो निगेटिव इफेक्ट है यहाँ 9वें स्थान में। उच्च शिक्षा, उच्चतम शिक्षा यहाँ से भी देखी जाती है। यहाँ पर शनि और राहु का जो दृष्टि और प्रभाव है वहां बैठे हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी डॉक्टर की डिग्री नहीं होगी, पर यह व्यक्ति डॉक्टर होगा। साथ ही साथ विद्या अध्ययन के लिए ये व्यक्ति घर से दूर जाएगा, क्योंकि कुटुंब का स्थान है, घर का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, विद्या का स्थान है, और वहां पर मंगल और सूर्य जैसे गुरु ग्रहों का बैठना पृथकता लाता है। तो यह व्यक्ति अध्ययन के लिए घर से दूर जाएगा। और एक किशोरावस्था, जब भी आप 12th पास करते हैं उसके बाद ही आप कोई ऐसी डिग्री लेते हैं, व्यावसायिक डिग्री लेते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं, तो उसी स्थान पर आपको, जैसे अगर MBBS माने या कोई भी डॉक्टर डिग्री लेने अगर व्यक्ति जा रहा है, तो वही ये समय है कि जब ये घर से दूर चला जाएगा। तो घर से दूर जाने का भी ये एक योग बनता है। आपको एक चीज और बहुत अच्छी चीज बताते हैं, आप इसको भी नोट करिए। देखिए, द्वितीय स्थान के स्वामी होते हैं चंद्रमा। द्वितीय स्थान क्या है? खाने पीने से संबंध है द्वितीय स्थान, क्योंकि मुंह का स्थान भी है, ये जिह्वा का स्थान भी है। और उसके स्वामी देखिए यहाँ पे नीच के मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, और उसका स्वामी जो है वो राहु से ग्रस्त है। राहु एक मलिच्छ ग्रह है, नीच ग्रह है। मलिच्छ लोग जैसे मलिच्छ है, बुरे लोग होते हैं, उनका खान पान कैसा होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा की राशि क्या है? कर्क राशि, उसके स्वामी चंद्रमा जली, तो इनका खान पान जली, और जली में मलिच्छ, मैंने कहा ना कि सब चीजों को जोड़ते चलिए। तो अब ऐसी लिक्विड चीज जो खराब हो, यानी वाइन, शराब, तो ऐसा व्यक्ति शराब का भी आदी होगा। अब ये कहना कि लेडीज शराब नहीं पीती क्योंकि एक लड़की की कुंडली है, कन्या की कुंडली है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। छुपे मामले होते हैं, पर आजकल तो छुपा भी कुछ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही, जब भी राहु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, और नहीं आएगी तो भी राहु का प्रभाव तो रहेगा ही, तो ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिक हो जाएगा। कि गुरु लग्न में बैठे हैं, गुरु का स्वभाव कैसा है? गुरु एक बहुत ही बड़ा ग्रह है, इसलिए गुरु जब भी लग्न में बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति मोटा हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा, और भारी भरकम शरीर का हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को एक्सरसाइज करने या तला भुना खाने, कम खाने की सलाह दी जाती है। गुरु में जब मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो आप देखिए गुरु में मंगल के अंतर आने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कि गुरु में मंगल, जो कि हमने पहले कहा कि मंगल षष्ठेश और एकादशेश यानी षष्ठेश है, तो और नीच के होके बैठे हैं, तो जब भी सप्तम स्थान के साथ मंगल अंतर्दशा में आएंगे, तो ये समय होगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ही ज्यादा मारपीट, लड़ाई झगड़े आदि संभव है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि षष्ठेश यानी मंगल की शांति अवश्य कराएं, मंगल की शांति अवश्य कराएं, मंगल के दान करें। लाल वस्तुओं, लाल फूल, लाल कपड़ा, लाल किसी प्रकार के जो अनाज है, इस प्रकार की चीजों का जो भी यथाशक्ति हो आप दान करें, और मंगल के मंत्रों का जाप अवश्य ही कराएं। और ये कलयुग है, कलयुग में 4 गुना जाप का प्रावधान बताया गया है, यानी मंगल के मंत्रों का 10,000 का जप होना चाहिए। तो कलयुग के कारण आपको 4 गुना यानी 40,000 के मंत्रों का जप करना ही चाहिए। तो आप मंगल की शांति कराएं, तभी आपको कुछ राहत। देखिए, जो ये पूजा पाठ होती है, ये एक विकल्प है, ग्रह अपना प्रभाव अवश्य ही देंगे, तो आप ये विकल्प के रूप में आप उपाय करें, ऐसा आपको शांति मिल ही जाएगी। एकदम सारी चीजें जो समस्या है वो शांत हो ही जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या ऐसी आशा बिल्कुल ना करें। पर भगवान से हम कम से कम अच्छे की कामना तो कर ही सकते हैं, उनसे अच्छे अपने लिए मना ही सकते हैं, भगवान अच्छा करें। तो आप मंगल की शांति अवश्य करें, वरना लड़ाई झगड़े मारपीट की संभावनाएं बहुत प्रबल संभावनाएं। हमने कहा ना, मंगल पिटाई नहीं कुटाई करेगा, परम नीच का मंगल है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। देखिए, एक बहुत ही मजेदार, इसके पहले हमने जब हमने वीडियो डाला था उन्माद योग यानी पागलपन योग के बारे में हमने आपको बताया था, इस कुंडली में भी कुछ ऐसा ही है। आप याद करिए वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक डाल देंगे, आप उस वीडियो को डालिए, या आपको लिंक ना भी प्राप्त हो तो आप उन्माद योग से आप सर्च करेंगे हमारे वीडियोस को, उन्माद योग देखेंगे तो आपको मिलेगा। बस रिसेंट वीडियो है, इसके जस्ट पहले का वीडियो था, तो आप पाएंगे कि हमने बताया कि पागलपन योग कैसे होता है। पागलपन का योग उत्पन्न होता है जब लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश, बुध, चंद्रमा ये पीड़ित हो जाए तो उन्माद योग बनता है। देखिए, लग्न जो है वो शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है।
लग्नेश कौन है? लग्नेश बुध है, जो कि पाप कर्तृ योग में एक तरफ केतु है और एक तरफ राहु की दृष्टि है, नीच के मंगल के साथ बैठे हैं। तो लग्न और लग्नेश पीड़ित हुए। पंचम स्थान में देखिए, पंचम स्थान में शुक्र है, जो कि मंगल की दृष्टि यहां जाती है, ये पीड़ित हो गए, और राहु की दृष्टि यहां आती है, पीड़ित हो गए, और मंगल का केंद्रीय प्रभाव है, इसलिए पीड़ित हुए। तो लग्न लग्नेश पंचमेश पीड़ित हुए। अब रही बात बुध की, तो बुध जो कि हम बता ही चुके हैं कि पाप कर्तृ योग में आ जाते हैं और नीच के मंगल के साथ, बुध भी पीड़ित हो गए। अब बचे चतुर्थ और चतुर्थेश और चंद्रमा। तो चतुर्थ स्थान के स्वामी बुध है, जो कि हम बता ही चुके कैसे पीड़ित है। चतुर्थ स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने उल्टा गिना है, आप समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ती है, इसलिए चतुर्थ स्थान पीड़ित हुआ। और चतुर्थेश पुनः हमने आपको बताया कि मंगल को बुध, चतुर्थेश जो कि बुध है वो कैसे पीड़ित है। तो चतुर्थ और चतुर्थेश भी पीड़ित हो गए। अब बचे मन के कारक चंद्रमा। तो चंद्रमा आप राहु के साथ हैं, अपने से अष्टम और राहु के साथ और शनि की दृष्टि, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित हुए। तो ऐसा व्यक्ति समय आने पे दशा महादशा, और चूंकि मार्गेश की गुरु की महादशा चल ही रही है, तो गुरु में मंगल, गुरु में राहु, ये जब भी आएंगे, चंद्रमा जब आएंगे, मतलब इनकी स्टार्टिंग हम चंद्रमा से ही मान लेते हैं। गुरु में चंद्रमा की जहां अंतर आएगा, ये पागलपन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति पागल भी अपने जीवन काल में अवश्य ही होगा, और यही गुरु की महादशा में ही होगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ग्रह पीड़ित हो गए, बहुत सारे भाव पीड़ित हो गए। अब हम सबकी शांति तो ना आप करा सकते, ना हम बता सकते, ना उसका करना ना तो व्यवहारिक है, ना ही उचित है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, कोई भी चीज सबसे ज्यादा अच्छी तब होती है अगर आपके पास समस्याएं आए, पर आप उनको हैंडल करने के लिए समर्थ अगर हो जाए, तो समस्याएं आना एक कोई बड़ी बात नहीं होती, समस्याएं सबको आती है। लग्न क्या है? लग्न आप हैं। अगर आप मजबूत हो जाएंगे, लग्न को मजबूत कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, अगर उनको मजबूत कर दिया जाए, तो देखिए लग्न की दूसरी लग्नेश की दूसरी राशि ने बुध की दूसरी राशि चतुर्थ स्थान में भी है, और ये धन सुख ऐश्वर्य भूमि भवन वाहन को भी ये प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, और माता के स्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बुध को बलवान करते हैं, तो समस्याएं तो आएंगी, पर आप में उसको लड़ने की क्षमता होगी। तो हम ऐसे व्यक्तियों को बुध का रत्न पन्ना पहनने की सलाह देते हैं। और पंचमेश, आपके इष्ट देवता पंचमेश यानी शुक्र की राशि यानी लक्ष्मी जी बनती हैं, तो हम कहेंगे लक्ष्मी जी की पूजा करें, यानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। और नारायण से बड़ा कौन है? तो हमारा विश्वास है, हमारी मान्यता है, शास्त्र के अनुसार शास्त्र कहता है अपने इष्ट देव की पूजा करें, मंगल की शांति करें, बुद्ध का रत्न धारण करें, अवश्य ही आपको अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपनी कठिनाइयों में कमी आएगी, 100% निजात मिल जाए ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ग्रह दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध हैं, आपका भाग्य है, वो निश्चित है, तो कुछ ना कुछ तो आपको परेशानियां होती ही रहेंगी। और जो राहु और शनि के कारण जो आपका चंद्रमा यानी मन पीड़ित है, उसके लिए हम आपसे यही सलाह देंगे कि अगर आपको मन की शांति चाहिए, तो शशिधर की आप पूजा करें। शशिधर यानी भगवान शिव, जिन्होंने अपने शीश पे चंद्रमा को धारण कर रखा है। सिर्फ वही है जो आपको इस मानसिक परेशानी से बचा सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले, आप कोशिश करें प्रतिदिन आप कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करें। उसमें आप कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में आप जल मिला लें, जल मिश्रित कर लें, और उससे आप शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक किससे करें, किन मंत्रों के साथ करें? तो नमः शिवाय मंत्र से आप उनका जप कर सकते हैं, या शिव जी को राम अत्यंत प्रिय है, तो आप राम नाम से भी शिव जी का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें। भगवान शिव आपको मानसिक शांति अवश्य ही प्रदान करेंगे, आपके कष्टों में कमी आपको जरूर देंगे। आशा है कि आपको हमारे यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय अवश्य दें। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने हमें ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, बहुत से लोगों के फोन आए,
और उन्होंने हमारे वीडियो के बारे में डिस्कशन किया, अपनी कुंडली के बारे में डिस्कशन किया, या वो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारी उन सभी से प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को देखें। इसमें से आप हमें भी, आपको जो इसमें से कमी रह गई हो हमसे, जो हम ना देख पाए हो, जो ना बता पाए हो, आप हमें वो सलाह दें, हम उसको सुधारेंगे। और जो लोग हमसे पर्सनल कांटेक्ट करते हैं या किया है जिन लोगों ने, हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि जब भी आप हमसे पर्सनली आप हमसे कुंडली देखने की बात करते हैं तो हमारा एक निर्धारित एक न्यूनतम शुल्क है, जिसे पे करके आप हमसे हमारा कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। बिना न्यूनतम शुल्क दिए कंसल्टेशन दे पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, हमारी मजबूरियों को भी आप समझेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं तो हमने जैसा कि कहा कि वीडियो में ही कमेंट या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप में आप अपनी कुंडली भेजते हैं, तो उसमें से हम एक कुंडली को चुनते हैं और लॉटरी सिस्टम से एक कुंडली को चुनते हैं और उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। भले आपकी कुंडली आज नहीं आई है, हो सकता है कल आप ही की कुंडली का नंबर हो, और अगर आपकी कुंडली का नंबर नहीं भी आया है, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निःशुल्क कुंडली अध्ययन कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही थोड़े समय में आप अपनी कुंडली और दूसरों की कुंडली को देखने के स्वयं ही योग्य बन जाएंगे। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम हर एक की कुंडली नहीं दे सकते, अगर आपको हमने ज्ञानी बना दिया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि आप भी कुंडली देख सके, तो फिर आपको हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप हमारी कुंडली देखिए। तो हम तो चाहते हैं कि ज्योतिष ज्ञान जो है घर घर में पहुंचे, हर घर में पहुंचे, और हर व्यक्ति कुंडली को देखे, समझे, और हमारे सनातन ज्ञान, सनातन परंपरा, चमत्कारिक ज्ञान को जन जन तक फैलाए, हर घर तक फैलाए, हर व्यक्ति तक फैलाए, जो कि हमने ये प्रयास किया है। तो आशा है कि आप इस बात की प्रसन्नता होगी कि आप बहुत जल्दी एक ज्योतिष बनने वाले हैं। हमारे प्रोग्राम को ध्यान से देखते रहिए और अपनी जो भी आपकी राय है, अपनी बहुमूल्य राय हमें देते रहिए। और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।